केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी ने आज जयपुर को 3 सौगातें दी। यहां उन्होंने सांगनेर में सीईटीपी का उद्घाटन किया, पर उद्घाटन समारोह में उपस्थिति कम होने से स्मृति ईरानी आयोजकों से नाराज भी नजर आई। पिंक सिटी पर सौगातों की बारिश, सांगनेर में सीईटीपी का उद्घाटन, सीतापुरा में हैंडीक्राफ्ट टेस्टिंग लैब का शुभारंभ, बगरू में टेक्सटाइल म्यूजियम का उद्घाटन। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी जयपुर दौरे में सबसे पहले सांगनेर पहुंची और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट विजिट करने के बाद उद्घाटन स्थल पर पहुंची। छोटे से समारोह स्थल पर केवल 200-250 लोगों की उपस्थिति देखकर मंत्री नाराज हो गए। फिर सांसद रामचरण बोहरा और विधायक अशोक लाहौटी ने एक बार फिर से बड़ा कार्यक्रम कर उन्हें बुलाने का वादा किया। तब मंत्री मंच पर पहुंची। मंच पर विधायक और सांसद ने अपना वादा दोहराया। आग्रह करना चाहूंगा मैम कि आप जब पार्लियामेंट का चुनाव हो जाए, पार्लियामेंट गठित हो जाए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने, उसके बाद में आपसे एक टाइम लेंगे और एक भव्य कार्यक्रम आपका यहाँ पर कराएंगे। स्मृति ईरानी ने सीईटीपी के लिए सांसद बोहरा के प्रयासों को सम्मान देते हुए कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि की जगह संबोधन का अवसर दिया, लेकिन समारोह में उपस्थिति कम होने के कारण अपना संबोधन बेहद संक्षिप्त रखा और कहा कि बड़ा भाषण बड़े कार्यक्रम के लिए आरक्षित रखती है। उन्होंने सीईटीपी को सांगनेर के 300 साल पुराने कपड़ा उद्योग के लिए सौगात बताया। अशोक जी ने सार्वजनिक रूप पर मुझे आमंत्रित किया है कि वो एक बड़े कार्यक्रम में मुझे बुलाना चाहेंगे, इसलिए लंबा भाषण अपना मैं उसी कार्यक्रम के लिए आरक्षित रखती हूँ। 160 करोड़ की लागत से यहाँ सांगनेर की इंडस्ट्री को समर्पित ये ZLD का प्लांट, STP का प्लांट आज हमने प्रेषित किया है। 800 इंडस्ट्रीज और डायरेक्ट इनडायरेक्टली 4 लाख लोग जो अपनी नौकरी के लिए इस पर आश्रित हैं, उनको अभिनंदन कि आज 300 साल पुरानी सांगनेर की विरासत को बचाने में हम भारत सरकार की ओर से अपना योगदान दे पाए। सांगनेर से केंद्रीय मंत्री सीतापुरा पहुंची और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के उत्पादन केंद्र और हैंडीक्राफ्ट टेस्टिंग लैबोरेटरी का उद्घाटन किया। आज राजस्थान के इतिहास में पहली बार इस टेस्टिंग लैब का खुलना, किस प्रकार से सरकार, इंडस्ट्री और कारीगर के मध्य में समन्वय होकर समाधान अल्प समय में मिल सकता है, उसका बहुत बड़ा एक उदाहरण यहाँ है। दरअसल सांगनेर में कपड़ा, रंगाई, छपाई उद्योगों पर प्रदूषण फैलाने के आरोप लगते थे। एनजीटी ने भी इन सभी उद्योगों को बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए थे, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकार की मदद से स्थानीय औद्योगिक संगठन ने सीईटीपी बनाकर सांगनेर के कपड़ा उद्योग को संरक्षित कर लिया। लेकिन सीईटीपी का उद्घाटन समारोह राजनीति का शिकार हो गया। यहाँ राज्य सरकार की ओर से न तो मुख्यमंत्री ने शिरकत की और न ही कोई मंत्री पहुंचा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बीके शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने आज जयपुर में जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कामयाबी का परचम लहराने वाले दिव्यांगों और उनकी मदद करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया। देखिए एक रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के विशेष योग्यजन निदेशालय ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वालों और संस्थाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर खेल, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में काम करने वालों को सम्मानित किया गया। मौका था विशेष योग्यजनों के सम्मान का। बता दें कि 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस होता है, लेकिन आचार संहिता के चलते उस दिन ये कार्यक्रम नहीं किया जा सका। कोटिया सभागार में हुए इस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल, राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा, आयुक्त सावरमल वर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में हमने अलग अलग प्रकार के खेल के संबंध में अलग है, जो विशेष तौर से हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए हमने अलग से प्रशस्ति पत्र उनको जारी किए। ऐसे व्यक्ति जो किसी विभाग में काम करते हो और वो काम कर रहे हो और वो हमारे विशेष निशक्त जन के लिए काम करते हो, उनको भी हमने इसके साथ जोड़ा है। इस मौके पर मंत्री भंवरलाल ने कहा कि सरकार का विभाग तो इन लोगों के लिए काम कर ही रहा है, साथ ही दानदाताओं और भामाशाहों को भी उन्हें गोद लेकर सामाजिक कार्यों के लिए आगे आना चाहिए।
पर मंत्री महोदय ने चुनाव में कोटा निर्धारण की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। अब मान के चलो कि इसके अंदर जो दिव्यांग है वो अपने अप्लाई करने कौन मना करता है, अपने अप्लाई करें और जो वहाँ के लोकल व्यक्ति लोकल है हमारे नेता उन देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्या दिक्कत वाली बात हुई। उसके अंदर किस प्रकार की आपको आरक्षण की मांग है। दिव्यांगजनों के लिए चुनाव में कोटा निर्धारण की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन ऐसे में मंत्री के ये बोल उनके जख्मों पर नमक से ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, कार्यक्रम में जरूर कुछ मरहम लगाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी उनके लिए धरातल पर बहुत कुछ करना बाकी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र चौहान की रिपोर्ट। जयपुर एयरपोर्ट आज से निजी हाथों में चला गया है। अडानी ग्रुप ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर एयरपोर्ट के संचालन और रखरखाव का जिम्मा ले लिया है, तो वहीं एयरपोर्ट एम्प्लॉयज यूनियन निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर बैठ गई है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब ज्यादा हाईटेक हो जाएगा। जी हां, एयरपोर्ट के निजीकरण को लेकर 7 कंपनियों की लगी बोली में अडानी ग्रुप ने सबसे ज्यादा बोली लगाई और इस एयरपोर्ट के ऑपरेशन और मेंटेनेंस का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। अडानी ग्रुप ने सबसे ज्यादा 174 रुपए प्रति यात्री की बोली लगाई। अडानी ग्रुप के पास एयरपोर्ट का संचालन और रख रखाव का जिम्मा। करीब 5000 यात्री हर रोज करते हैं आवागमन। हर रोज करीब 8,70,000 रुपए जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट एम्प्लॉइज यूनियन जयपुर एयरपोर्ट को निजी हाथों में दिए जाने के विरोध में बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठ गई है। जेंट्स हैं, सबको फिर जयपुर छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। इससे पहले दिल्ली और मुंबई भी हुए थे, बेंगलोर भी हुआ था, हैदराबाद भी हुए हैं, तो वहाँ का जो स्टाफ है उनको सफर करना पड़ा। उनकी कोई समय इसका वो निर्धारित नहीं है, बेमियादी है। जयपुर एयरपोर्ट की तरह गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट को भी निजी हाथों में दिया गया है, जिसके विरोध में वहां के एयरपोर्ट कर्मचारियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसी तरह जयपुर एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने भी निजीकरण के विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। बहरहाल जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निजीकरण किए जाने से यात्रियों को ज्यादा सुविधाएं भी मिलेंगी, लेकिन इससे पहले निजी हाथों में दिए जा चुके एयरपोर्ट के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक यात्रियों को एयरपोर्ट पर बेहतर सुविधा के बदले अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। बूंदी पहुंचे खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता से मारपीट और बदसलूकी के आरोपों को निराधार बताया है। मामले में वायरल हुए ऑडियो को भी मंत्री ने फर्जी बताया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के चलते उनकी छवि को खराब करने के लिए विरोधियों पर फर्जी ऑडियो बनाने और मीणा जाति के लोगों को बहलाकर उन्हें बदनाम करने का षड्यंत्र रचे जाने की बात कही। मैंने तो सुना नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि कोई प्रकार का ऑडियो वायरल हुआ है। आप चाहें जिसका ऑडियो मैं बनवा कर भेज सकता हूं, आप चाहें तो आप लिख के दे दें तो मैं आपका भी ऑडियो बनवा दूंगा। मिमिक्री आर्टिस्ट और इस प्रकार के ऑडियो बनाना आजकल देश में बहुत आसान हो गया है। टेक्नोलॉजी का मिसयूज कोई भी कर सकता है। सारे आरोप जो मार पिटाई के, जाति सूचक शब्दों के, इस प्रकार के सारे आरोप निराधार हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मुकदमा दर्ज हो गया है। लोकतंत्र में सब बराबर हैं और जो जांच में सामने आएगा, मेरे कहने से क्या होता है, किसी और के कहने से क्या होता है, वो मान्य नहीं होगा। जो जांच में और कानून की प्रतिक्रिया से होते हुए, जुडिशरी से होते हुए गुजर जाएगा, वो जो भी होगा वो मेरे लिए और सभी के लिए उसी को मानना पड़ेगा। बूंदी में फसल खराब के मुआवजे को लेकर हुए आंदोलन में राज्य कार्यबाधा का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके चलते चांदना आज सीजेएम न्यायालय में पेश हुए। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो जाने से न्यायालय परिसर में गहमा गहमी का माहौल रहा। न्यायालय ने चांदना और उनके पीए पर 332 और 353 के मामले में चार्ज लगाया है। वहीं तीसरे आरोपी की सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख दी गई है। लेकिन जब हमारे में विरोध में सरकार थी, उन्होंने हमारे पर मुकदमे दर्ज कर दिए। और एक और बात आप देखिए कि मुकदमे दर्ज करने के बाद में 217 करोड़ का मुआवजा भी दे दिया। तो यदि हमारी मांग गलत थी और हमारे पर मुकदमा दर्ज कर दिया तो मुआवजा क्यों दिया? और यदि मुआवजा दे दिया तो हमारे ऊपर केस किस बात का, हमने किसके ऊपर हाथ उठाया, जरा बता दें। तो इस प्रकार से ये जितने भी मुकदमे हैं
भारतीय जनता पार्टी के राज में आम लोगों की आवाज़ उठाने वालों पर, बहुत लोगों पर, राजस्थान के कोने कोने में कांग्रेस पार्टी के लोगों पर लगा हुआ है। उनमें से मैं एक हूँ। निश्चित रूप से इसमें भी जब जुडिशरी में चल रहा है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। चलिए अब बात करते हैं लाइव खेले गए खूनी खेल की। आपको बताएंगे पूरी बात, लेकिन पहले लालसोट का ये लाइव संग्राम देख लीजिए। देखिए कैसे दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं और जिसके हाथ में ऐसा कोई हथियार नहीं है तो वो पत्थरों से ही निशाना साध रहा है। यह मामला दौसा के लालसोट शहर का है और इस खूनी संघर्ष में 22 लोग घायल हुए हैं। वैसे संग्राम का लाइव वीडियो वहां खड़े एक युवक ने बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा घटनाक्रम रास्ता विवाद को लेकर हुआ। नगरपालिका लालसोट की ओर से विवादित रास्ते में नाला निर्माण करवाया जा रहा था। इसी दौरान दो पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों तरफ से लाठी डंडे निकाल लिए गए। फिर क्या, जो दिखा चलाना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।